जब मैंने मेक माई ट्रिप ज्वाइन किया तो और जब घर में शादी की बात हो रही थी तो मेरे ससुर जी ने ये भी पूछा कि भाई हमारे यहाँ तो ट्रैवल एजेंट टिकट दे जाता है, तो आपको ट्रैवल एजेंट टिकट बुक करने के लिए IIM अहमदाबाद जाने की ज़रूरत क्या पड़ी। आज पार्क प्लस रफली 2700-2800 करोड़ मार्केट वैल्यूएशन है। रफली हमने 400 करोड़ रुपए रेज़ किए हैं अलग अलग इन्वेस्टर से। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 5 पॉइंट्स जो हमने फॉलो किए हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम अमित लखोटिया है। मैं पार्क प्लस का फाउंडर हूँ। रफली 5 साल पहले मैंने पार्क प्लस शुरू किया था कार ओनर्स की डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हर आदमी अपनी ज़िंदगी एक टू व्हीलर से शुरू करता है, फिर कुछ साल बाद एक हैचबैक छोटी गाड़ी लेता है, फिर एक सेडान आती है घर पे, फिर SUV आती है, फिर घर में दूसरी गाड़ी आती है। पूरा परिवार एक साथ जुड़ता है जब वो गाड़ी लेने आता है। आपकी वाइफ़ बताती है कि कौन-सी गाड़ी का कौन-सा कलर होगा, आपके बच्चे बताएँगे कि गाड़ी में सनरूफ होनी चाहिए, आपकी मदर आपको बताएगी कि गाड़ी किस दिन घर आनी चाहिए। तो हर कोई बहुत खुश है जब नई गाड़ी लेता है तो। पर एक बार जब गाड़ी ले ली जाती है तो उसके बाद जो डे टू डे इश्यूज़ होते हैं कार ओनरशिप के, सुबह कार क्लीनर नहीं आया, गाड़ी गंदी है, रोड पे चालान्स हुए कैमरे से, मैं एंड पॉइंट पे पहुँचा तो मेरे को पार्किंग नहीं फिगर आउट हो रही है कि पार्किंग कहाँ मिलेगी। इसी तरह से जैसे सर्विसिंग में समझ नहीं आएगा कि क्लच प्लेट ख़राब हो गई तो कौन हेल्प करेगा। एक इंश्योरेंस 25,000 की है, दूसरी 40,000 की है, दोनों में फ़र्क क्या है, नहीं पता है। तो ये कार ओनर की डे टू डे प्रॉब्लम्स है, जिसको हम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमने करीब-करीब 5 साढ़े 5 साल पहले शुरू किया था और अब इंडिया के 2 करोड़ कार ओनर्स पार्क प्लस ऐप पे है। तो इसका मतलब रफ़ली इंडिया के हर दूसरे कार ओनर के पास पार्क प्लस ऐप है आज की डेट में। आज पार्क प्लस रफ़ली 2700-2800 करोड़ मार्केट वैल्यूएशन है। रफ़ली हमने 400 करोड़ रुपए रेज़ किए हैं अलग-अलग इन्वेस्टर से, सेक्वोया, मैट्रिक्स, एपिक, बड़े नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज़ इन्वेस्टर्स। जर्नी जब यहाँ तक पहुँची है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा अपने अतीत में ले जाना चाहूँगा, कहाँ से ओवरऑल मेरी जर्नी शुरू हुई। ये जर्नी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटा-सा ज़िले चुरू से। एंड चुरू आप न्यूज़ में 2 बार पढ़ते हैं। एक बार जब जून आता है तो इंडिया का हॉटेस्ट टेम्परेचर चुरू में होता है। एक बार जब विंटर्स आती है तो 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री से 50 डिग्री चुरू 1 साल में स्विंग करता है। शायद इंडिया का इकलौता जगह है। वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। पहले लाइफ़ के 4th-5th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ था। उसके बाद जब पापा और फैमिली पूरी मूव हुई दिल्ली तो हम लोग मूव हुए और हमारे लिए ऑब्वियसली वो बहुत ही बड़ा ट्रांज़िशन वाला फ़ेज़ था, क्योंकि तब तो हमने इंग्लिश पढ़ी नहीं थी और यहाँ पे लेटर टू एडिटर लिखे जाते थे 5th स्टैंडर्ड में। तो पहला 2 साल दिल्ली की आबो-हवा से जुड़ना और स्कूलों में अपने आप को मेंटेन करना बहुत हार्ड था, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता था कि क्लासेस में क्या हो रहा है। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो जर्नी बनती गई, स्कूल ने बहुत हेल्प करी, टीचर्स ने काफ़ी हेल्प करी एंड फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते-बढ़ते पहले NSIT से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी और उसके बाद फिर IIM अहमदाबाद से MBA करा। तो ये पूरी जर्नी हुई और उसके बाद फिर IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद मेक माई ट्रिप जॉइन किया मैंने। उस टाइम मेक माई ट्रिप बहुत छोटी-सी स्टार्टअप थी। इनफैक्ट उस टाइम स्टार्टअप्स बहुत कूल नहीं होती थी। तो जैसे आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, उस टाइम का कोई स्टार्टअप फाउंडर को कोई बात नहीं कर पाता था। क्योंकि लोग ये मानते थे स्टार्टअप वो कर रहा है जिसकी जॉब नहीं लगी है। तो इंसिडेंटली मेरे साथ तो ये भी हुआ था कि जब मैंने मेक माई ट्रिप जॉइन किया तो और जब घर में शादी की बात हो रही थी, तो मेरे ससुर जी ने ये भी पूछा कि भई हमारे यहाँ तो ट्रैवल एजेंट टिकट दे जाता है, तो आपको ट्रैवल एजेंट टिकट बुक करने के लिए IIM अहमदाबाद जाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो वो सब भी हुआ। बट मेक माई ट्रिप में मैंने एक साइज़ेबल बिज़नेस बिल्ड किया, B2B बिज़नेस। वो मेक माई ट्रिप का 1/3 ऑफ द बिज़नेस था एंड प्रॉफिटेबल पीस था। उसके बाद जो नेक्स्ट जर्नी थी वो पेटीएम की जर्नी थी, जहाँ पे मैंने कहा कि जो छोटी टिकट ट्रांज़ैक्शंस है, जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जिस तरह से हमारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, आपकी मैगी कभी भी ₹20 नहीं होगी, या तो वो ₹18 होगी या ₹22 होगी। तो वो 18 और ₹22 में वो चेंज की प्रॉब्लम हमेशा होती है। आप कहीं भी जाते हैं चेंज की प्रॉब्लम होती है। तो क्या कोई तरीका हो सकता था जहाँ पे छोटी टिकट ट्रांज़ैक्शन आदमी मोबाइल से कर सके? उसी कॉन्सेप्ट में हमने पहले सबसे पहले वॉलेट शुरू किया था।
उसमें मोबाइल रिचार्जेस वगैरह से शुरू किया था, धीरे-धीरे सब जगह पहले ऑनलाइन वॉलेट लगाया, फिर चाइना गए थे, अलीबाबा अली पे इन्वेस्टमेंट देखी, वहाँ क्यूआर कोड पहली बार देखा। फिर यहाँ आके हमने इंडिया में पहले 2 करोड़ क्यूआर हमने लगाए अलग-अलग जगह पे। उस टाइम क्यूआर कोड बहुत नोवेल्टी थी, आज सबको पता है क्यूआर कोड से पेमेंट्स होती है। इनफैक्ट आज की डेट में भिखारी भी अपनी भीख क्यूआर कोड से लेता है। तो वो हुआ, उसके बाद मैं इंडोनेशिया गया, वहाँ पे मैंने एक टोकोपीडिया करके तीसरी स्टार्टअप जॉइन करी थी। वो भी कंपनी अब फेयरली बड़ी हो गई, मतलब 2 साल पहले लिस्ट हुई, $20 बिलियन टाइप पे कन्वर्जेशंस थी। तो पुट टुगेदर 3 जॉब्स करी है, तीनों जगह साइज़ेबल बड़े बिज़नेसेस बनाए हैं और तीनों ही जगह आईपीओज़ देखे हैं। तो इसीलिए जब मैं वापस आया तो इंडोनेशिया से, तो ये था कि अपना बिज़नेस करना है। एंड दूसरा कहीं न कहीं ये भी थॉट था पेटीएम के बाद कि हमारे हाथ में इंडिया बदलना है। मतलब आज की डेट में अगर आप जैसे मैं कहता हूँ कि हर चीज़ क्यूआर से पेमेंट हो सकती है, लाइफ ईज़ी हो गई। किसी को कभी भी पैसे भेजने हैं तो आपको कैश की या फिज़िकल कार्ड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। दुकानदारों के लिए भी कैश कलेक्ट करना, आप चेंज वगैरह रखना, जैसे अभी एक कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे कि कैंडीज़ की सेल कम हो गई है, क्योंकि पहले कैंडीज़ एज़ अ चेंज दी जाती थी, अब नहीं देनी पड़ती। तो वो था कि क्या इंडिया का जो अर्बन लाइफ है, क्या वो बेटर किया जा सकता है क्या? मतलब अगर हम 15 साल 20 साल पहले देखें तो भी इंडिया की टॉप सिटीज़ जो थी वो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, यही सेम कोलकाता थी। आज भी यही है। हमारी अर्बन सिटीज़ डेंस होती जा रही है, नई सिटीज़ नहीं उभर के आ रही। जितना माइग्रेशन हो रहा है, सारा का सारा इन्हीं सिटीज़ में कंटिन्यूअसली हो रहा है। नए बिज़नेसेस भी बन रहे हैं तो इन्हीं सिटीज़ में आ रहे हैं। तो ये सिटीज़ एक सर्टेन लेवल ऑफ लिमिट और लोड ही ले सकती है। एंड ये सिटीज़ दूसरा क्या है कि हमारा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना एफिशिएंट नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, तो लोगों के लिए कार लेना अपने ट्रैवल के मैंडेटरी है। उसके बिना बहुत मुश्किल है। तो पर सब रोड्स तो सब कार सपोर्ट नहीं करती है, मतलब रोड्स इतनी वाइडन नहीं है। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैव नॉट बीन डिज़ाइन्ड कीपिंग कार्स इन माइंड, मतलब था ही नहीं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी गाड़ियाँ आ जाएगी। और सच्चाई तो एक्चुअली एक और दूसरी है कि आज भी इंडिया की केवल 3-4% पॉपुलेशन के पास ही कार्स है। अगर आप यूएस में देखते हो तो 90% पॉपुलेशन के पास कार है। अगर आप चाइना देखते हो तो 18-20% पॉपुलेशन के पास कार्स है। इंडिया, अगर हम 3% पे ही हमारी रोड्स अगर कंजेस्ट हो गई है, तो फिर जब हम 10% पे पहुँचेंगे तो कैसे होगा? तो आइडिया ये था कि कार ओनर अपनी ज़िंदगी से अपनी कार ओनरशिप एक्सपीरियंस से खुश नहीं है। प्लस सिटीज़ पे इनफ लोड पड़ रहा है एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हाउ डू वी मेक कार ओनर लाइफ ईज़ियर एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिटी पे से लोड कैसे कम किया जा सकता है। तो कार ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-सी गाड़ी खरीदनी है, किस डीलर से खरीदनी है, कहाँ टेस्ट ड्राइव लेनी है, ये है आपकी कार की डिस्कवरी जर्नी। फिर है कार की यूसेज जर्नी। यूसेज का मतलब है, जैसे मैंने बोला, कार वॉश, पार्किंग, चालान, आप तेल भरवाते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, डेंटिंग, पेंटिंग है, गाड़ी के टायर बदलने हैं, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपके पास कोई सिंगल प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। और फिर फाइनली आपको गाड़ी बेचनी। तो गाड़ी बेचनी है तो उसके चालान डिस्पोज़ ऑफ करने हैं, उसकी एक वैल्यू निकालनी है, उस पे आरसी ट्रांसफ़र कराना है, एटसेट्रा। ये कोई सॉल्व नहीं करता है। तो हमने कहा कि ये पूरी की पूरी जर्नी कार ओनरशिप की क्या हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो इस पूरे थीसिस के साथ हमने पार्क प्लस शुरू किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि पहला थीसिस ये था कि कार के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? पार्किंग चाहिए। आप कार चलाते हो, मेरे को एक्चुअली आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि आप ये बिज़नेस क्यों कर रहे हो? मतलब किसी को समझाना नहीं पड़ा। उल्टा वो ये हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि ये इतनी हार्ड प्रॉब्लम है, क्या ये सॉल्व भी हो सकती है क्या? मतलब क्या पार्किंग प्रॉब्लम इंडिया की सॉल्व भी हो सकती है क्या? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कहा कि अर्बन सिटीज़ बहुत ज़्यादा प्लान्ड तरीके से डेवलप नहीं हुई है। तो ये एक मॉल है, इसके बगल में एक अपार्टमेंट है, इसके बगल में एक कॉर्पोरेट ऑफ़िस है। अब मॉल की पार्किंग वीकडेज़ में खाली है, कॉर्पोरेट ऑफ़िस की पार्किंग वीकेंड पे खाली है, और आपके घरों की पार्किंग दिन में खाली है। तो क्या ये क्रॉस यूटिलाइज़ हो सकती है क्या? पार्किंग के लिए सेपरेटली रियल एस्टेट बनाना बहुत मुश्किल है, और वो शायद कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू से। बट क्या ये जो रियल एस्टेट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम खाली है, क्या ये रीयूटिलाइज़ हो सकता है क्या? तो वहाँ से जर्नी शुरू करी थी। और सबसे पहले हमने करीब-करीब पहले सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ हमने 70-75 करोड़ रुपए रेज़ किए थे जब शुरू किया था। एंड पैसे रेज़ करने के 2 महीने बाद ही कोविड हो गया था।
तो कोविड का मतलब तो ये है कि सब बंद, लॉकडाउन हो गया, ऑफिसेज क्लोज्ड, हर कोई कह रहा है वर्क फ्रॉम होम करना है, किसी को कार चाहिए ही नहीं, कोई कार यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो सडनली आप कह रहे हो कि यार मैंने 50 लोगों की टीम भी हायर कर ली है, हम कार ओनर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एंड सडनली कार ओनर को कार ही नहीं चाहिए। अब कैसे बनाओ? और ऑफिसेज कह रहे हैं कि अभी हमें पता ही नहीं हम कब खुलेंगे, किसी को नहीं पता है कब खुलेंगे। तो आपका जो थीसिस था, जिस थीसिस से आप शुरू करना चाहते थे, वो सडनली थीसिस से डिफीट होने लगा। तो फिर हमने इमीडिएटली पहला पाइवॉट किया कि हमने एक चीज़ देखी कि कोई भी अपना जो भी यूज़र गाड़ी निकाल रहे थे, उसमें से कोई भी यूज़र विंडो डाउन करके गार्ड से बात नहीं करना चाहता था अब। क्योंकि वो मतलब कोविड टच से फैल रहा था, तो कोई भी विंडो डाउन करके बात नहीं करना चाहता था, कोई भी किसी चीज़ को टच नहीं करना चाहता था। तो हमने कहा कि सबसे पहले चलो ये सॉल्व करते हैं फ्रॉम अ कार ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने कहा कि आपकी गाड़ी पे एक टैग लगेगा, वो टैग को सिस्टम रीड करेगा और वो सिस्टम बताएगा कि आपको अंदर आना अलाउड है कि नहीं। तो रेदर देन आप विंडो डाउन करके गार्ड को बोलोगे कि मैं जे ब्लॉक में रहता हूँ, वर्सेस सिस्टम अपने आप बता देगा कि हाँ ये जे ब्लॉक के रेजिडेंट है, आपके लिए बैरियर अपने आप खुल जाएगा। तो वहाँ से हमने फिर जर्नी शुरू करी। उसमें एक्सेस कंट्रोल में हमने देखा कि हमें सिग्निफिकेंट सफलता मिलती गई। आज की डेट में इंडिया में 15,000 लोकेशन में पार्क प्लस के बूम बैरियर्स लगे हुए हैं। बैरियर दिन में रफली 2 करोड़ बार ऊपर नीचे होता है। इंडिया के टॉप 30-40 सिटीज़ में सब जगह पार्क प्लस इनफ बड़ा हो गया फ्रॉम अ बैरियर बूम बैरियर पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर धीरे-धीरे हमने देखा जब मॉल्स खुलने शुरू हुए, तो मॉल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कस्टमर मॉल में घुसता है और घुसते ही कोई उसे कहता है कि विंडो डाउन करो और ये पार्किंग की पर्ची। कोई कस्टमर किसी गार्ड के हाथ से या किसी दूसरे के हाथ से भी कोई पर्ची फिजिकल टच नहीं लेना चाहता था। तो पार्किंग एक ऐसा सेगमेंट था मॉल की जिसमें कैश ही यूज़ होता था। तो उसी टाइम फास्टैग गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया, तो हमने कहा कि क्या हम फास्टैग से ही पार्किंग के पैसे चार्ज कर सकते हैं क्या? फिर एनपीसीआई से हेल्प मिली, आईएचएमसीएल से हमें हेल्प मिली और हमने कहा कि चलो हर जगह पार्किंग के पैसे फास्टैग से ही चार्ज कर देंगे। तो अब आपकी डेट में आप मोस्ट ऑफ द बड़े मॉल्स इंडिया में पार्किंग से ही फास्टैग चार्जिंग से ही पार्किंग के पैसे कटते हैं एंड बहुत ही सीमलेसली कटते हैं। तो पार्किंग की जो क्यूज़ थी मॉल में एंट्री एग्जिट की, वो हमने ख़त्म कर दी। तो इंडिया के आप मोटा-मोटा किसी भी बड़े मॉल में जाएँगे तो आपको पार्क प्लस ही दिखेगा सब जगह। एंड वो जो छोटे-छोटे झगड़े होते थे, मैं तो 5 ही मिनट एक्स्ट्रा हुआ, 2 ही मिनट एक्स्ट्रा हुआ, लोग पीछे से हॉकिंग कर रहे हैं, चेंज की प्रॉब्लम है उसकी भी, वो सब खत्म कर दिए हमने। फिर तीसरी चीज़ ये हुई, जैसे गवर्नमेंट ने फास्टैग मैंडेटरी किया, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इससे लाइनें खत्म होती है। तो फिर हमने फास्टैग वाली अपनी जर्नी शुरू करी एंड आज की डेट में हम इंडिया के सबसे बड़े फास्टैग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम 10 बैंक्स के साथ काम करते हैं। हर बैंक के हम शायद बिगेस्ट पार्टनर है। इंडिया की हर 5वीं छठी गाड़ी पे आज पार्क प्लस का फास्टैग लगा हुआ है। एंड फास्टैग को लेके हमने काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करी। अगेन हमें यहाँ पे वापस गवर्नमेंट साइड पे एनपीसीआई, एचएमसीएल से बहुत हेल्प मिली बिकॉज़ वो भी कंज्यूमर एक्सपीरियंस इम्प्रूव करना चाहते थे सिग्निफिकेंटली। तो ये हमने बिल्ड किया। उसके बाद कुछ और सॉल्यूशंस बनाए, वैले को लेके सॉल्यूशन बनाया। आज की डेट में हम इंडिया के बिगेस्ट वैले ऑपरेटर है। आईओसीएल के साथ हमने इंडियन ऑयल के साथ पार्टनरशिप करी, फ्यूल का प्रोग्राम बनाया। आज इंडिया के बिगेस्ट फ्यूल लॉयल्टी प्रोग्राम है हम, जिसमें कस्टमर को अब आज की डेट में फ्यूल वाउचर मिलता है ऐप पे, जिससे उसे कुछ डिस्काउंट मिलता है फ्यूल पे। बाय द वे, इंडिया का सबसे सस्ता फ्यूल पार्क प्लस पे मिलता है। आप जाके पार्क प्लस पे जाके सीधा फ्यूल वाउचर खरीद सकते हैं, जो आपको नॉर्मल मार्केट से फ्यूल पे ₹2 डिस्काउंट मिलता है और वो फ्यूल आप खरीद के वाउचर अपना आप रिडीम कर सकते हैं। और अब धीरे-धीरे नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जैसे सर्विसिंग ऐड करी, इंश्योरेंस ऐड किया, न्यू कार बाइंग ऐड करी, एटसेट्रा। तो ओवरऑल एक पूरा-पूरा कार वाला प्लेटफ़ॉर्म अब हमने बना दिया है पिछले 5-6 साल में। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 5 पॉइंट्स जो हमने फ़ॉलो किए हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, एंड मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग गट फ़ील है कि अगर आप भी अपने बिज़नेस में ये 5 पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो स्ट्रांगली ग्रो कर पाएँगे। आई थिंक सबसे पहला पॉइंट जो है वो यूज़र ऑब्सेशन या प्रॉब्लम ऑब्सेशन ज़रूरी है। आपको ये समझ आना ज़रूरी है कि आपके यूज़र की प्रॉब्लम क्या है और क्या वो यूज़र उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए आपको पैसे देने के लिए, मोनेटाइज़ करने के लिए वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम में बहुत डीप जाना पड़ेगा, आप सुपरफिशियली नहीं जा सकते। तो जितना आप डीप जाएँगे अपनी प्रॉब्लम में, जितना उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, जितना उस सॉल्यूशनिंग के बारे में सोचेंगे, जितना उसकी मोनेटाइज़ेशन के बारे में सोचेंगे, आई थिंक वो सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल पार्ट है। अगर मैं सेकंड पॉइंट्स की बात करता हूँ, तो दूसरा पॉइंट ये है कि क्या आपका बिज़नेस में आप क्लियरली मेट्रिक अपने डिफ़ाइन कर पा रहे हैं क्या?
लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप वैले बिजनेस देख रहे हैं तो आप बोलेंगे मेरे कितने पिकअप्स हो रहे हैं, मेरे कितने पिकअप्स में मेरी 5 स्टार रेटिंग्स आ रही है, कितने पिकअप्स में मुझे कंप्लेंट्स आ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप क्लियरली बोलेंगे कि मेरी मेट्रिक क्या है और मैं मेजर कैसे करूँगा। थर्ड पार्ट है टीम की रोल डेफिनेशन एंड क्लैरिटी। आपके साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं, जिस स्टेज पे आपसे जुड़ रहे हैं, हो सकता है आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, नहीं है। टीम आपसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट करती है। आपके पास क्लैरिटी हो ना हो, पर टीम आपसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट करती है। तो क्या आप अपनी टीम को एक शॉर्ट टर्म क्लैरिटी और एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी क्लियरली दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? वो चीज़ टीम आपसे बड़ा ही क्लियरली एक्सपेक्ट करती है। अगर आपके हर महीने प्लान चेंज होंगे, तो फिर टीम आपके साथ स्टिक नहीं कर पाएगी। चौथी चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके बिज़नेस के लिए और कौन-कौन एक्सटर्नल वर्ल्ड इकोसिस्टम पार्टनर्स है और उन एक्सटर्नल वर्ल्ड इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ आप कंटिन्यूअसली मीटिंग्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनसे कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं, उनको कंटिन्यूअसली अपनी चीज़ें समझा रहे हैं, कंटिन्यूअसली ये बता पा रहे हैं कि आप उनके बिज़नेस में क्या वैल्यू ऐड करते हैं। आप उनसे कुछ माँगे उससे पहले आपको उनको देना ज़रूरी है। हाउ डू दे फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट, आपके बिना भी उनका बिज़नेस आज तक चलता आया है। आज आप उनके साथ जब बैठे हैं टेबल पे तो आप उनकी इस बिज़नेस में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एंड पाँचवीं चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा-सा अंडररेटेड है, वो आपके इन्वेस्टर्स हैं। आई थिंक कैपिटल रेज़ एक बार कर ली, उसके बाद हाउ डू यू मेक श्योर कि आप अपने बिज़नेस अपने इन्वेस्टर्स के साथ ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। गुड न्यूज़ भी और बैड न्यूज़ भी। अब हमने तो बड़ा क्लियरली अपने इन्वेस्टर्स को कई बार बताया कि अब यार पैसे रेज़ किए, कोविड आ गया, गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन्वेस्टर्स भी आपसे पूछ रहे हैं कि भई क्या कर प्लान है? वो भी फिजिटी है, वो भी डर रहे हैं, उनके अंदर भी एक झिझक है। आप हर स्टेज पे आप उनके साथ ट्रांसपेरेंटली अपनी पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी एज़ वेल एज़ जो वीक साइड ऑफ द स्टोरी है, जब आप ट्रांसपेरेंटली शेयर करते हैं, तो धीरे-धीरे उनके साथ आपका कम्फर्ट लेवल बनता है। एंड इसमें एक्चुअली ये भी ज़रूरी है कि आप अपने साथ कौन से इन्वेस्टर्स लाते हैं, जो आपके विज़न से सही में अलाइन्ड है, नहीं हैं, जो आपके साथ अप एंड डाउन दोनों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, और इन्वेस्टर्स का उनके पिछले फाउंडर्स वगैरह के साथ क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और उनके दूसरे फाउंडर्स का उनके बारे में क्या व्यू है। इंडिया में बिज़नेस बनाने में टाइम लगता है। अगर आप कोई भी कंपनी देखते हैं इंडिया में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ोमैटो है, आज सक्सेस लगती है, बट ज़ोमैटो को रफ़ली अब 15 साल प्लस हो गए और 2022 तक दीपेंद्र गोयल एक्चुअली हमारे इन्वेस्टर भी है, बट वो खुद ही कहते हैं 2022 में भी ये था कि क्या कंपनी डेथ हो सकती है क्या? मेक माई ट्रिप है, मतलब अभी मेक माई ट्रिप ने पिछले हफ्ते 25 साल पूरे किए और मेक माई ट्रिप को, क्योंकि मैंने मेक माई ट्रिप में जॉब की थी, तो मैंने तो खुद ही देखा था कि जब 9/11 हुआ था तो मेक माई ट्रिप नियरली एट अ डेथ सिचुएशन थी। कोविड हुआ तो कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। जो ₹100 की क्वार्टर की रेवेन्यू होती थी वो ₹4 रह गई थी। इतना डिप हुआ था। तो बिज़नेसेस अपने अप एंड डाउन में जाएँगे। तो आपकी टीम, आपके इन्वेस्टर्स, आपका इकोसिस्टम पार्टनर आपके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, कितना कंफर्टेबली जुड़े हुए हैं, क्या आप उनको क्लैरिटी दे पा रहे हैं, क्या आप उनके साथ लग के काम कर पा रहे हैं। तो ये 5 चीज़ें जो हैं, ये सुपर ज़रूरी है। इंडिया में पेशेंट होना पड़ेगा आपको। जितने नए न्यू एज बिज़नेसेस देखते हो आप, आज सक्सेस स्टोरी लगते हैं बट सबने 15 साल दिए हैं। आज इंटरनेट की एडॉप्शन फेयरली फास्ट है, बट आप चाहे पॉलिसी बाज़ार ले लो, आप चाहे ज़ोमैटो ले लो, आप चाहे स्विगी ले लो, आप चाहे मेक माई ट्रिप ले लो, आप चाहे नायका वगैरह ले लो, आप पेटीएम ले लो, मतलब हर बिज़नेस से 15-15 साल ग्राउंड में कस्टमर्स के साथ बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत डीप जर्नीज़ करी है। तो ये पेशेंस आप में होना ज़रूरी है। आप सोचोगे कि शॉर्ट टर्म कुछ बन जाएगा, आप किस्मत वाले होगे तो शायद शॉर्ट टर्म बन जाए, पर अभी इंडिया में शॉर्ट टर्म बिज़नेसेस बनते हुए मैंने बहुत ही लिमिटेड देखे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, इन 5 पॉइंट्स ने मेरे को बिज़नेस बनाने में, ज़ीरो से 2800 करोड़ की वैल्यूएशन कंपनी बनाने में 5 साल में बहुत हेल्प करी है। और मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि अगर आप भी अपने बिज़नेसेस में अगर ये देखेंगे, तो आपको भी ये 5 पॉइंट आपके बिज़नेस में बहुत हेल्प करेंगे। मतलब अगर आप ये देखते हैं कि चूरू जैसे एक छोटे शहर से, छोटे ज़िले से अगर दिल्ली आके 3 सक्सेसफुल पहले स्टार्टअप्स में बड़े बिज़नेसेस बना के और अब ये 2700-2800 करोड़ की एक कंपनी बनाई जा सकती है, तो मुझे लगता है कि इंडिया आज की डेट में सबके लिए फेयरली अपॉर्च्युनिटी है। मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा मेरिट ड्रिवन होता जा रहा है, अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती जा रही है, इंटरनेट सिग्निफिकेंट अपॉर्च्युनिटीज़ सबके लिए अनलॉक कर रहा है। तो अगर आप लग के अपने साथ अपने इन पॉइंट्स पे काम करेंगे तो आपके बिज़नेस को भी ग्रो होने में बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ पे मैं जोश टॉक्स का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा।
मतलब आप लोग इनफ सक्सेस स्टोरीज़ लाके दुनिया के आगे प्रेज़ेंट करते हैं कि छोटे-छोटे शहरों के लोग भी कैसे आके बड़ा बिज़नेस बनाते हैं। मैंने भी आपके इनफ प्रोग्राम्स पहले देखे हैं। काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। जब टाइम ख़राब होता है तो मतलब लाइक कुछ सही नहीं लगता है। तब यही जब आप स्टोरीज़ देखते हैं, यही आप समझते हैं कि लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से देना चाहूँगा, क्योंकि मतलब फाउंडर की ज़िंदगी थोड़ी-सी एकाकी ज़िंदगी है। मतलब बहुत दर्द है उस ज़िंदगी में, दुनिया को बाहर बहुत सब ग्लैमर लगता है बट अंदर बहुत दर्द है। और आप लोगों जिस तरह से आप स्टोरीज़ आप प्रेज़ेंट करते हैं, स्टोरीज़ आप सामने लेके आते हैं, वो स्टोरीज़ बहुत मोटिवेशन में हेल्प करती है। थैंक यू गाइज़, थैंक यू।